हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। हमारा चल रहा था क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 और उसके अंदर हमने पार्टनरशिप तक सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अब इस चैप्टर के सिर्फ दो छोटे छोटे पार्ट टॉपिक्स रहे हैं। सबसे पहला तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे, और दूसरा टॉपिक है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो यानी इसकी सिर्फ 2 क्लासेस पेंडिंग रह गई। तो आज की क्लास लेट्स बिगिन। तो बच्चों सबसे पहले अपन समझते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता क्या है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये एक बंदा है राज, और ये दूसरा बंदा है, ये इसको हम नाम दे देते हैं आकाश, और ये तीसरा आदमी है जिसका नाम है इसका तो पूजा। तो बच्चों हमने देखा कि ना 3 जने हैं, और इन 3 जनों को प्रॉब्लम क्या आ रही है। इन 3 जनों को लगता है कि भाई साहब इंडिया का जो हाउसिंग मार्केट है ना, इस इंडिया के अंदर घर खरीदना बहुत मुश्किल है। तो इन 3 लोगों ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं जिनको घर चाहिए और उनको घर खरीदना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, ऐसे लोगों को और अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया जिनको घर खरीदना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे करते करते ना इन सब के टोटल 30 पीपल ये साथ में आ गए। ठीक है, तो इन 30 पीपल ने साथ में आके क्या किया, अपना पैसा डाला और इस पैसे से एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लिया बड़ा सारा। अब इस प्लॉट ऑफ लैंड के अंदर इन्होंने अपने 30 घर काट लिए, ऐसे छोटे छोटे करके इन्होंने अपने 30 घर काट लिए। तो बच्चों आप मेरे को एक चीज बताओ, इस चीज से अपन को क्या समझ में आता है। सबसे पहली चीज हमें यह समझ में आती है कि इन्होंने ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस खोला ना, ये प्रॉफिट के लिए नहीं खोला। इन्होंने आपस में अपने फायदे के लिए खोला कि भाई हमें प्रॉफिट नहीं कमाना, पर हमें एक दूसरे जो 30 मेंबर्स है ना, इन्होंने सोचा कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी ये जो 30 मेंबर्स है ना, इनके आपस में हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। अब ये हेल्प किसी भी तरीके की हो सकती है। हो सकता है कोई सी कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनाई जाए क्योंकि उन्हें आपस में लोन लेना है, कि मान लो किसी को बैंक से आसानी से लोन नहीं मिलता, तो ऐसे केस में क्या करा, कुछ लोग साथ में आए, उन्होंने अपना पैसा डाला और आपस में वो लोन बांटते हैं एक दूसरे को। ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फार्मर्स हैं और उनको लगता है कि यार शहर में माल बेचने जाने में बड़ा खर्चा आता है, ऐसा करते हैं अपन सारे के सारे अपना प्रोड्यूस जो भी हमारी फसल है सारी इकट्ठी कर लेंगे और इकट्ठा शहर में बेचने चले जाएंगे, तो सबका फायदा हो जाएगा। तो ऐसे करके बच्चों अलग अलग अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए जोन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस खोला जाता है, उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि इससे प्रॉफिट कमाया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर ना कुछ एक चीजें हैं सब आपको जो याद रखनी है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपको कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलनी है तो उसके अंदर कम से कम मिनिमम 10 मेंबर्स की जरूरत हो सकती है। तो यानी अगर 10 से कम लोग साथ में आ रहे हैं तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं खोल सकते, कम से कम 10 जने साथ में होने चाहिए। दूसरी चीज आपको बच्चों ये ध्यान में रखनी है कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर ना वोटिंग थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होती है। वोटिंग कैसे होती है वो समझाता हूं मैं। मान लो बच्चों राज ने 1 करोड़ रुपया डाला, आकाश ने 50 लाख रुपीज डाला, पूजा ने 2 करोड़ रुपया डाला, ऐसे कर करके अलग अलग लोगों ने अलग अलग रुपया डाला। अब देखो आपको अगर कंपनी की वोटिंग पता है ना, तो कंपनी की वोटिंग में क्या होता है, जिसके पास जिसने सबसे ज्यादा पैसा डाल रखा है कंपनी के अंदर उसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है। ठीक है। पर बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का कोई पॉइंट नहीं है पैसे के हिसाब से। तो कहने का मतलब क्या है आसान शब्दों में, कि राज ने 1 करोड़ डाला हुआ है ना, उसके बावजूद इसको सिर्फ 1 वोट मिलेगा। ठीक है। अब आकाश ने 50 लाख ही रुपए डाले, कम रुपए डाले, उसके बावजूद उसे 1 वोट पूरा मिलेगा। वहीं पे अगर अपन बात करें पूजा की, पूजा ने 2 करोड़ रुपए डाल रखे हैं, इसके बावजूद इसको 1 ही वोट मिलेगा। और मान लो कि किसी पर्सन का नाम है ए, उसने सिर्फ 1 रुपया डाला, उसके बावजूद भी उसे 1 वोट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे आपके पैसे के हिसाब से आपका वोट काउंट नहीं होता। यहां पर आप एज अ सिंगल इंडिविजुअल का एक सिंगल वोट होता है, भले आपने कितना भी पैसा डाला हो। इतनी बात समझ में आ गई। और बच्चों अगर अपन देखें कि इस पे लॉ कौन सा लगता है, तो बच्चों इस पे लॉ लगता है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो यानी इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ये इनके ऊपर लॉ लगता है। और जैसे ही ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बच्चों अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है ना, तो जैसे इसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इसको सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिल जाता है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं, इसको सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है ये।
सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यह है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, इसकी एग्जिस्टेंस इसके मेंबर्स से अलग रहेगी। तो कहने का मतलब अगर कल को मान लो राज छोड़ के भी जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनका ओनर की एग्जिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता, इनका अलग से खुद का अस्तित्व होता है, इनका अलग से खुद की फंक्शनिंग होती है, इनकी खुद की अलग से आइडेंटिटी होती है। इसीलिए बच्चों ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, ये अपने नाम पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये किसी पे केस कर सकती है, ये किसी से केस करवा सकती है। तो ये सारी चीजें कब होती है? ये सारी चीजें तब होती है जब सेपरेट लीगल एंटिटी हो आपकी। ठीक है जी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ये वाला पॉइंट हो गया। अब एक चीज बच्चों और देख लेते हैं कि ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ना गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आपस में लोग अपनी हेल्प करें, अपने खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें। तो गवर्नमेंट का इनको सपोर्ट मिलता है, पर इसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां भी हैं। पहली कमी मैं आपको ये बता दूं कि देखो, एक और फायदा बताता हूं पहले, चलो। फिफ्थ फायदा हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो मैनेजमेंट की पोजीशन है ना, वो ऑनरेरी दी जाती है। ऑनरेरी दी जाती है का मतलब समझो कि मान लो कोई सा बंदा ना HDFC बैंक से रिटायर हो गया, तो ये क्या करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इस मैनेजर जो रिटायर हो गया ना, इसको बोल देते हैं कि आप प्लीज हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज संभाल दो, हम आपको एक नॉमिनल चार्जेस दे दिया करेंगे इसके बदले में। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट एक बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाता है। यानी क्योंकि आप एक रिटायर्ड बंदे को ला रहे हो, आप उसको नॉमिनल से सैलरी पे ला रहे हो, तो आपको जो खर्चे होते हैं खर्चे कम हो जाते हैं, और खर्चे कम करने जरूरी भी है क्योंकि आप प्रॉफिट तो कमा नहीं रहे। ठीक है, तो एक एफिशिएंसी का फर्क हो गया। पर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि इनका मैनेजमेंट अच्छा तो होता है, ठीक ठाक तो होता है, पर बेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो अपन इसको अब रीड करना शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये कह रहा है, द मीनिंग ऑफ वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज। यानी कोऑपरेटिव का मतलब होता है सारे लोग साथ में कॉमन पर्पज के लिए। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन यानी कोई भी बंदा किसी भी रिलीजन का, किसी भी कास्ट का, किसी भी कलर का, किसी भी जेंडर का इसके अंदर आ सकता है अपनी मर्जी से। तो इसलिए हम बोलते हैं दिस इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु जॉइन हैंड्स टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर्टिकुलरली अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय प्रॉफिट ड्रिवन मिडलमैन। तो यानी ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए आते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारा जो शोषण हो रहा है, हमारे साथ बहुत गलत चीज़ हो रही है, क्योंकि कुछ लोग प्रॉफिट के चक्कर में हमें सही चीज़ प्रोवाइड नहीं करवा रहे। आगे इसने बोला इट इज़ गवर्न्ड बाय इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इसका रजिस्टर करवाना इज कंपल्सरी। ठीक बच्चों, आगे करते हैं। आगे हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबसे पहला फीचर है कि ये इसमें वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, यानी कोई भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर का बंदा फ्रीली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में एंटर कर सकता है। आगे इसके लीगल स्टेटस की बात करें तो इसका बच्चों लीगल स्टेटस जो होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसका मेंबर्स से कोई लेना देना नहीं होता। आगे बोला ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, केस कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एवरीथिंग इज अलाउड अंडर द लॉ। आगे बोला गया कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है, एग्जाम्पल पे अपन वापस आते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कल को कोऑपरेटिव सोसाइटी डूबती भी है, यानी अगर इसको ये खत्म भी हो रही है ना, तो भी आप राज से मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना इसने पैसा डाला था 1 करोड़ रुपया ही निकलवा सकते हो। यानी तो राज की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है दे रिमेन सेफ। तो आपको पहले पता होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट मैंने पिछली क्लासेस में कराया, तो वहीं पे उसी तरीके से इनके अंदर क्या होता है बच्चों, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, तो आगे ये कह रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। आगे इसने बोला कि कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल इज रन बाय इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। तो यानी कुछ लोग इलेक्ट किए जाते हैं, वो इलेक्टेड मेंबर्स ही पूरी कमिटी को मैनेज करते हैं, पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, टिपिकली 1 मेंबर गेट्स 1 वोट। तो यानी यहाँ पे डेमोक्रेसी के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं, एक आदमी का 1 वोट होता है, ये मैटर नहीं करता कि उसने कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है। आगे कह रहे हैं इट हैज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब ये कि म्यूचुअल हेल्प और वेलफेयर के लिए ये खोली जाती है, प्रॉफिट का इससे कोई लेना देना नहीं होता। एनी सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग अकॉर्डिंग टू द बायलॉज। तो यानी अगर कुछ पैसा बचता भी है, छोटा मोटा ही पैसा बचता है, और वो छोटा मोटा पैसा ही मेंबर्स में वापस से बांट दिया जाता है।
अब अपन इसके मेरिट्स कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो मेरिट है इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस का मतलब है कि वन मैन गेट्स वन वोट, एवरी मेंबर रिगार्डलेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन। तो यानी हर आदमी को एक वोट मिलेगा, ये मैटर नहीं करता कि उसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। सो दे हैव इक्वल वोटिंग राइट्स एंड इन द डिसीजन मेकिंग। तो यानी हर बंदे की इक्वल वैल्यू है। आगे बोल रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, ये एक बहुत अच्छा मेरिट है क्योंकि मेंबर के पर्सनल प्रॉपर्टी इज नेवर एट रिस्क, हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड एज कैपिटल। जितना पैसा उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी में डाला है बस मैक्सिमम उतना ही पैसा देने की जरूरत है, आपके एक्सेस प्रॉपर्टी पे कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। आगे बोल रहे हैं स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब यह है कि मेंबर्स अगर कल को कोई आए या छोड़ के जाए, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना काम ढंग से करती रहेगी। तो ये बोल रहा है द कोऑपरेटिव सोसाइटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स मेंबर्स। ना ये मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। इवन इन द इवेंट्स लाइक डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनसैनिटी, इनका कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता। अब हम कर रहे हैं बच्चों मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये कह रहे हैं कि इट हैज इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस का मतलब है काफी एफिशिएंटली आप काम करते हो। कैसे? क्योंकि ऑफन इट इज रन विद ऑनरेरी सर्विसेज फ्रॉम द मेंबर्स। ऑनरेरी सर्विसेज फ्रॉम द मेंबर्स का मतलब है बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे कोई ना कोई बंदा आपको मैनेजमेंट करके दे देता है। इट एम्स टू एलिमिनेट मिडिलमैन, रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड क्रेडिट रिस्क। तो यानी मिडिलमैन भी आप हटा देते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास ना 3 से 4 मिडिलमैन के थ्रू कोई सा सप्लाई आ रही थी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कहती है, इन सबको खत्म करके, क्योंकि उसके पास पैसा आ जाता है लोगों से, तो इन सबको खत्म करके खुद यहाँ पे परचेज करता है। तो एक तरीके से मिडिलमैन भी आपने खत्म कर दिया, तो आपका जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस काफ़ी सस्ते हो जाते हैं। इट गेट्स सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है सब्सिडीज़ के रूप में, टैक्स रिलीफ के रूप में, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी मिल जाता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत आसान है। कम से कम आपको 10 मेंबर्स चाहिए, दे मस्ट बी 18 प्लस, मोर देन 18 के वो 10 मेंबर्स होने चाहिए। उसके बाद में बहुत छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ के बाद आप अपनी इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर करा के आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू कर सकते हो। अब बच्चों आते हैं लिमिटेशंस पे, लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जब हर मेंबर को पता है कि मैं भले 1 रुपये डालूं चाहे 100 करोड़ रुपया डालूं, मेरे को 1 वोट ही मिलेगा, तो जो मेंबर्स की तरफ से पैसा आता है ना, वो पैसा की थोड़ी सी लिमिट हो जाती है, बहुत अच्छा खासा पैसा नहीं मिल पाता। तो ये कह रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिपेंड ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स पे डिपेंड करती है पैसे के लिए, हु यूजुअली हैव मॉडेस्ट मींस, इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता। द लो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो डिस्करेजेस वेल्दी इंडिविजुअल्स फ्रॉम ज्वाइनिंग। तो यानी जिनके पास पैसा है वो इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पैसा रिटर्न में वापस नहीं मिलने वाला कुछ खास। आगे कह रहे हैं इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट का मतलब है इट ऑफन रिलाई ऑन वॉलंटरी और ऑनरेरी सर्विसेज। तो यानी ये ज्यादातर किसी बंदे को वॉलंटरी सर्विस पे रखा होता है, ज्यादा पैसा ये खर्चते नहीं है मैनेजमेंट पे, तो इस करके क्या होता है, इनका मैनेजमेंट इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता। आगे ये कह रहे हैं लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब ये है कि ऑपरेशंस एंड डिस्कशंस आर ओपन टू ऑल मेंबर्स। सब लोगों को पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या चल रहा है, तो इस करके कोई भी सीक्रेसी नहीं बचती कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद। ऑल्सो द सोसाइटीज एक्ट मैंडेट्स डिस्क्लोजर मेकिंग इट हार्ड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। तो यानी लॉ भी इनको ये कहता है कि आप अपने ऑपरेशंस को छुपा के मत रखो, सारे जो पेपर्स हैं आपके पेपर्स पब्लिक डोमेन में ओपन करो सारे, तो इससे क्या होता है, सीक्रेसी कुछ बचती नहीं है। अब हम कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में पॉइंट नंबर 4 गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। तो ये बोल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट द सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से सपोर्ट तो मिलता है, पर बदले में गवर्नमेंट बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स और ऑडिट्स लगा देती है। तो ये कह रहे हैं इंटरफेरेंस बाय कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी एंड कॉज डिलेज। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स कई बार पैदा कर देता है, जिसके कारण बहुत सारे डिलेज हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग में। आगे कह रहे हैं डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन का मतलब यह है कि काफी सारे लोग आपके साथ आके काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कई बार आपके बीच में कुछ कंफ्लिक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण काफी सारे कंफ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं क्योंकि काफी सारे लोग हैं। आप एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, जितनी ज्यादा डिसीजन टेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी ना, उतना ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कितने तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। तो बच्चों हमारे सिलेबस में ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है, सिर्फ 6 कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे रखी हैं। इनको अपन देख लेते हैं कि ये क्या है, कौन सी है। सबसे पहले तो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बड़ी आसानी से समझो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है। ये हमारे शहर के अंदर भी है, जैसे हम भी, आई एम फ्रॉम गंगानगर राजस्थान ना, तो यहाँ पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और आपके शहर में भी होगी, आप देखना।
मैं बता देता हूँ इनके अंदर होता क्या है। तो हमारे जो मेन मार्केट है ना बच्चों, वहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हम क्या करते हैं, हम मेंबर बन जाते हैं, कुछ वो टोकन मनी लेते हैं जिसके बाद हम मेंबर बन जाते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों खोली गई थी, ये बहुत पुरानी कोऑपरेटिव सोसाइटी है बच्चों। इसको खोला इसलिए गया था क्योंकि पुराने टाइम में ना अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं मिल रहे थे, पहली बात तो यानी क्वालिटी हो रही थी डाउन, और दूसरी बात अगर कुछ ढंग का मिल भी रहा था ना, उसका प्राइस इतना ज़्यादा होता था कि पूछो मत। तो ऐसे टाइम पे क्या हुआ, कुछ लोगों ने मिलकर ना कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगर आप मेंबर मिल जाते हो ना, तो वो आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ बिल्कुल जेन्युइन रीजनेबल प्राइसेस पे आपको अवेलेबल कराते हैं। और इसके अंदर प्रॉफिट मेकिंग इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का कभी मोटिव ना था, आज के टाइम पर भी नहीं है। मेरे हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर्स के आसपास पुरानी है, ये बहुत पुराने टाइम से ये काम करती आ रही है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर कि दीज आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, अच्छे प्राइजेस दिलवाने के लिए और अच्छी क्वालिटी के गुड्स ताकि उनको मिल पाए। तो मेंबर्स आर कंज्यूमर्स हु सीक क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द फेयर प्राइस। कंज्यूमर इसलिए इसका मेंबर बनता है क्योंकि उसको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए और बिल्कुल जेन्युइन रेट पे। सोसाइटी क्या करती है, बल्क में खरीद लेती है और डायरेक्टली मेंबर्स को बेचती है। तो मिडलमैन खत्म हो गया, मिडलमैन खत्म हो गया तो प्राइसेस रीजनेबल हो जाते हैं। प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन और द परचेज में। तो यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट डिपेंड्स ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटरनल उन्होंने क्या एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। आगे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखो बच्चों, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐसे समझो कि मान लो एक ना विलेज है, एक गांव है, उस गांव के अंदर ना छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, और इन छोटी छोटी फैक्ट्रियों को लग रहा है कि यार हमें ना बड़े शहरों से माल मंगवाने के अंदर बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे केस में क्या किया, ये सारी की सारी साथ में आ गए और इन्होंने अपनी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी खोल ली। इन्होंने क्या किया, अब बल्क के अंदर माल मंगवाते हैं, अपने जो गाँव है उसके अंदर बल्क के अंदर माल मंगवाते हैं। तो इससे क्या होता है, इनके पास ना एक परचेजिंग पावर आ जाती है, जिससे ये ना सामने वाले पे प्रेशर डाल सकते हैं कि प्राइस कम कर, पहली बात तो, और दूसरी बात जो इनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम आ जाता है। तो इस करके जब कुछ लोग अच्छे खासे इनपुट्स लेने के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए, टूल्स लेने के लिए जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं तो उसको बोला जाता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब अपन इसको एक बार रीड करके देखते हैं ये क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है, इट इनेबल्स स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु एम टू गेट बेटर एक्सेस टू इनपुट्स एंड मार्केट्स। तो यानी प्रोड्यूसर्स खोलते हैं अच्छे इनपुट के लिए और अच्छे मार्केट के लिए। द सोसाइटी सप्लाइज रॉ मटेरियल, टूल्स एंड बाइज एंड मार्केट द प्रोडक्ट ऑफ द मेंबर्स। तो यानी ये इन सबको रॉ मटेरियल तो प्रोवाइड करवाता है, पर कई बार इनका जब माल शहर में बेचने के लिए भी जाना होता है तब भी इनकी मदद कर देता है। प्रॉफिट्स वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं मेंबर्स में। आगे बोल रहे हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप ऐसे समझो कि कई बार क्या होता है, आपको पता होगा एडवर्टीजमेंट करना बहुत महंगा पड़ता है। तो ऐसे केस में ये सारे लोग साथ में आ जाते हैं और एडवर्टीजमेंट साथ में कर देते हैं। और दूसरी बात, कई बार इनको वेयर हाउस बनाना होता है कि भाई अपन क्या करते हैं, गंगानगर से बॉम्बे के अंदर ना एक वेयर हाउस बनाने जाते हैं, या फिर गंगानगर से दिल्ली के अंदर एक वेयर हाउस बनाएंगे। अब हर बंदा अपना खुद का वेयर हाउस बनाएगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा, तो ये सारे साथ में मिलकर वेयर हाउस बना लेते हैं, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट रखते हैं और वहाँ से मार्केटिंग करते हैं। तो इस तरीके से मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती हैं रीजनेबल प्राइस पे हर चीज़ को बेचने के अंदर। ये मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देती है, जिससे के कारण इनके पास अच्छी खासी बार्गेनिंग पावर आ जाती है। दे अंडरटेक एक्टिविटीज लाइक वेयर हाउसिंग का काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, और कलेक्टिव यानी बल्क के अंदर सेलिंग का भी काम करके देती है, और वापस से प्रॉफिट्स आपके मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप ऐसे समझो कि वापस से कोई सा विलेज है, कोई सा गांव है जिसके अंदर क्या छोटे छोटे खेत हैं सबके पास। अब देखो, अगर एक सिंगल छोटा किसान कभी कोई बीज खरीदने जाए तो इसको ज्यादा परचेजिंग पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि कितना बीज खरीद लेगा। तो क्या होता है, ये सारे मिलके ना एक अपनी सोसाइटी बना लेते हैं और फिर बल्क के अंदर सीड्स यानी बीज खरीदने जाते हैं, बल्क के अंदर फर्टिलाइजर्स खरीदने जाते हैं, और इन सब की कॉमन ट्रॉलियां, ट्रैक्टर होती हैं ताकि इनको माल बेचने भी जाना पड़े तो उसके अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो यानी छोटे छोटे जब लोग साथ में आ गए, फार्मर्स साथ में आ गए, तो वो कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, वो बनाएंगे अपनी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसमें यह बोला जाता है कि छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं वो साथ में आते हैं ताकि वो लार्ज स्केल फार्मिंग का फायदा उठा सकें, लार्ज स्केल फार्मिंग का फायदा उठा सकें, यानी बल्क के अंदर बीज खरीद सके, बल्क के अंदर फर्टिलाइजर खरीद सकें। तो ये क्या कहते हैं, सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी और मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग खरीदते हैं बल्क के अंदर। तो उसके बाद में जितना भी इससे क्या होता है, इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं लास्ट की दो कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बच्चों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए खोली जाती है जिस टाइम कुछ लोगों को, मान लो एक लोग हैं, इनको बैंक से सस्ते रेट पे लोन नहीं मिल रहा, तो ऐसे क्या करते हैं, ये खुद अपना थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल लेते हैं और सस्ते ब्याज पर अपने मेंबर्स को लोन बांटते हैं।
तो इसको यही बोला गया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए खोले जाते हैं, यानी क्रेडिट फैसिलिटी के लिए खोले जाते हैं, ताकि रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपने मेंबर्स को ये अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड करवा सके। ठीक है जी। अगला है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वही वाला एग्जांपल है जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में दिया था। इसके अंदर क्या हुआ था बच्चों कि ये सारे लोग साथ में आए थे, इन्होंने प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, खुद के लिए मकान बनवाए, सस्ते रेटों के अंदर सबने मकान आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये इसलिए खोली जाती हैं ताकि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन यानी रेजिडेंशियल हाउसेज यानी रहने के लिए मकान मिल सके, सही रेट पे मिल सके, अच्छी क्वालिटी ऑफ इनपुट रॉ मटेरियल अच्छा लगाओ, और ये क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं प्लॉट्स का या फिर फ्लैट्स का, और आपस में मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पेमेंट इज टिपिकली मेड इन इंस्टॉलमेंट मेकिंग होम ओनरशिप इजियर, यानी ये क्या करते हैं उसके बाद में छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट अपने मेंबर से लेते रहते हैं, जिसके कारण हर किसी को बहुत ही इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपना खुद का मकान या फ्लैट मिल जाता है। ठीक है जी, बड़ा आसान सा है। अब अपनी एक आखिरी क्लास बचेगी जॉइंट स्टॉक कंपनी की, जो कि हम करेंगे अगली क्लास में। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल रिप्लाई बैक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।